नमस्कार दोस्तों। दिवाली का पर्व हमारा हो चुका है संपन्न और दिवाली का यह उत्सव मुझे पता है कि हर्षोल्लास से बीता है और उमंग के साथ बीता है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक जादू, एक छोटा सा उपहार दिवाली के बाद मैं लेकर के आ रहा हूँ। इस उपहार में क्या होने वाला है, इसके लिए आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी। मैं सारे बच्चों से ये उम्मीद करता हूं कि उन्होंने दिवाली बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाई है। क्या होने वाला है इस क्लास के बाद में, आप मेरे साथ में बने रहिएगा। दरअसल हमारी थोड़ी सी चर्चा भी होगी, बीच बीच में मैं बातें करता रहूँगा। और आज हमारी जो बात होने वाली है वो बात होने वाली है हमारी प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि जो हमारी प्रीलिम्स है, हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा में, यानी कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा में एक इकाई है और इस एक इकाई का नाम है इकाई नंबर 10। आपको तो लग ही गया होगा कि सर इसमें संवैधानिक, सांविधिक और संविधानेतर आयोगों के बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में सवाल भी बढ़िया पूछे जाते हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। संवैधानिक प्रावधान वे होते हैं जिनका उल्लेख किसी अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में ही किया गया होता है। सांविधिक संस्थान का मतलब ये होता है वे संस्थान जिनको संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित किए गए हैं, जिनको साधारण बहुमत से इनको अलग से संविधान के बाहर जोड़ा गया है, सांविधिक संस्थाएं कहलाती हैं। संविधानेतर संस्थाएं वे होती हैं जिनका निर्माण ना तो संविधान के अंतर्गत होता है और ना ही संविधान के अंदर रखे जाते हैं, बल्कि संविधान के सहयोग के लिए या व्यवस्था के सहयोग के लिए, जिनको संविधान स्वीकार करता है, विरोध नहीं करता है, ऐसी संस्थाओं को बोलते हैं संविधानेतर संस्थाएं। ये बात हम कुछ चर्चा बीच में करते रहेंगे। जैसे आप पहला संवैधानिक संस्थान देखेंगे, यानी कि पहला संवैधानिक संस्थान पर अगर हम चर्चा करें तो पहला संवैधानिक संस्थान अगर आप देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा निर्वाचन आयोग, यानी कि आपको देखने को मिलेगा निर्वाचन आयोग। अब अगर इस निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे तो इसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि जो संवैधानिक प्रावधान है, इस प्रावधानों पर अगर मैं चर्चा करूं तो प्रावधानों पर चर्चा क्या होगी, यानी कि जो हमारे संविधान का भाग 15 है और जिसमें अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि संवैधानिक प्रावधान। अगर इन निर्वाचनों के बारे में मैं बात करूं तो पहली बार 1892 में अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया था अगर आप देखेंगे। इसके बाद में आगे चल कर के 1909 में अंग्रेज लेकर के आए थे, उसका नाम था पृथक निर्वाचन, यानी सेपरेट इलेक्शन। इसके बाद में अंग्रेज लेकर के आए थे 1919 में और इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन। और इस प्रत्यक्ष निर्वाचन के निर्वाचन हुए थे केंद्रीय, यानी कि केंद्रीय विधान मंडल में अगर आप निर्वाचन देखें भारत में पहली बार तो आपको देखने को मिलेंगे 1926 में और 1945 में। इसी तरह से प्रांतों की परिषद, यानी कि प्रांतों की जो परिषद थी, इन परिषद के अगर आप पहली बार निर्वाचन देखेंगे तो पहली बार आपको निर्वाचन देखने को मिलेगा और वो है 1937 में और दूसरा 1945 में। लेकिन जब हमारा संविधान लागू होगा, यानी कि संविधान जब पारित होगा, और हमारा संविधान जो पारित हुआ था यह पारित होगा 26 नवंबर 1949। और याद रखना है इसी दिन निर्वाचन, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग, इसके प्रावधान लागू हो गए। इसके प्रावधान क्या हो गए भाई? इसके प्रावधान लागू हो गए। इसके प्रावधान लागू हो गए। अगर आप देखेंगे तो इसके प्रावधान लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद में, और इसी वजह से हमारे पूरे संविधान के लागू होने से पहले ही 25 जनवरी 1950 को इस निर्वाचन आयोग, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग का हमने कर दिया था गठन, यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन हो गया। और ये गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और इसी वजह से निर्वाचन दिवस या मतदाता दिवस, अगर हम निर्वाचन दिवस की बात करेंगे तो आपको मनाना पड़ेगा, और वो है भाई 25 जनवरी, क्योंकि इस दिन आज़ादी के बाद इनका गठन हुआ था। अब अगर आप संवैधानिक प्रावधानों पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो संवैधानिक प्रावधान है, इस संवैधानिक प्रावधान पर अगर हम चर्चा करें तो आपको मिलेगा आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक आपको मिलेगा निर्वाचन आयोग के बारे में। यानी कि निर्वाचन आयोग में देखेंगे तो आपको आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है इसकी संरचना के बारे में, इसकी संरचना के बारे में, इसकी गठन के बारे में, इसके कार्यों के बारे में, इसके कार्यों के बारे में, इसकी सेवा शर्तों के बारे में, ये आपको देखने को मिलेगा। इससे संबंधित बातें 324 में। आर्टिकल 325 अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि मूल वंश, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं करेगा। वंचित नहीं करेगा। यानी कि किससे संबंधित है? नामावली से संबंधित है आपका आर्टिकल 325, जो 4 प्रकार के भेदभावों को रोकता है कि मतदाता सूची में शामिल होने से मना नहीं करेगा। ये बात, एक बात मुझे और याद आ गई है। अगर कहे कि निर्वाचन की घोषणा या निर्वाचन का नोटिफिकेशन, यानी कि घोषणा कौन करता है, तो याद रखना है घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अगर कहे कि भाई निर्वाचन कौन कराता है, तो भाई कराता है और उसका नाम है निर्वाचन आयोग। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 326 और 326 में लिखा हुआ है भाई वयस्क मताधिकार के बारे में। और ये जो वयस्क मताधिकार है, इसका मतलब ये है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष तक हो गई है, उसको मतदाता सूची में शामिल होने के लिए नहीं रोका जाएगा। जिसकी उम्र हो गई है 18 साल, उसको मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना है कि जो मतदान की उम्र हुआ करते थे पहले 21 वर्ष, लेकिन हुआ क्या था कि 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 जो पारित हुआ या लागू हुआ 27 मार्च 1989 से, और आपको याद रखना है कि एज 18 वर्ष कर दी गई। दरअसल ये वो समय है जब राजीव गांधी पीएम हुआ करते थे और जा रहे थे चुनाव में, लेकिन उनकी धत हो गई थी, लोग पसंद करना कम कर दिए थे। तो उनको लगा कि मैं खूबसूरत हूँ, दिखता हूँ चॉकलेटी की तरह, और मुझे यूथ पसंद करेगा कि हमारे नए प्रधानमंत्री एकदम चॉकलेटी हमारे जैसे दिखते हैं। और इसी वजह से उनको लगा कि अगर यूथ की उम्र कम कर दी जाएगी तो उनको निर्वाचन में फायदा हो जाएगा। ऐसी कहानियां हम बीच में चर्चा करते रहेंगे। तो आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार से संबंधित है। इसके बाद में आर्टिकल 327 देखेंगे तो कहा गया है कि संसद निर्वाचन से संबंधित क्या बना सकती है भाई? निर्वाचन से संबंधित बना सकती है विधि संसद को अधिकार होगा। तो क्या राज्य विधानमंडल को नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 328 में राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित राज्य विधान मंडल के
मंडल के निर्वाचन से संबंधित मामले में विधि बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य विधानमंडल को होगा। इसी तरह से आर्टिकल 329 में न्यायालय जाने पर प्रतिषेध है, यानी कि न्यायालय जाने पर क्या है? न्यायालय जाने पर प्रतिबंध है, ये बात। अब अगर आप इसकी संरचना के बारे में देखेंगे तो संरचना में क्या कहा गया है कि संरचना में क्या कहा गया है कि भाई एक होंगे सीईसी, एक होंगे सीईसी और साथ में उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे, उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे, आयुक्त होंगे, उतने ही होंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसके आगे का बताऊं उससे पहले हम खोल लेते हैं पिटारे को, और पिटारे को खोल करके देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बात थी जो सर आपसे कर रहे हैं छुपाओ। और वो है बात दिवाली धमाके की, यानी कि आप अभी तक पटाखे छुटा चुके हैं, लेकिन उत्कर्ष अभी भी चाहता है कि आप दिवाली मनाते रहें। अभी भी दिवाली बची हुई है। दिवाली महाधमाका इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। दिवाली के दिन हमारी चर्चा हुई थी संविधान के उन प्रावधानों पर जहां से हमारे सवाल बन सकते हैं, और वहां पर भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। लेकिन दिवाली धमाका ऐसा क्या है? तो दिवाली धमाका है एमपीपीएससी की सबसे गुणवत्तामूलक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर जाएं और 90% की छूट पाएं, और साथ में टेस्ट सीरीज फ्री पाएं, और वैधता जो होगी वो आपकी वैलिडिटी होगी अधिकतम 6 महीने और बढ़ करके मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि यह धमाका जो चल रहा है यह है आखिरी 2 दिन शेष। इस वजह से अब आपको जल्दी से उत्कर्ष के ऐप पर जाना है, या फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उत्कर्ष ऐप। आप जाइए प्ले स्टोर पर, आप जाइए आईफोन स्टोर पर, और वहां से डाउनलोड करिए उत्कर्ष ऐप को। और दिवाली के बाद जो फिर से मौका मिला है आपको पटाखा छुड़ाने का, आप फिर से पटाखों को छुड़ाइए और अपनी इस दिवाली को और शानदार बनाइए, क्योंकि उत्कर्ष अब ऑनलाइन कोर्सेस में 90% की दे रहा है छूट। हम आते हैं अपनी बात पर, जो हमारी चर्चा चल रही थी, और वो चर्चा ये चल रही थी, हमारी जो चर्चा चल रही थी वो हमारी चर्चा चल रही थी किसके बारे में भाई? उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने कौन तय करेगा भाई? जितने तय करेंगे भारत के राष्ट्रपति। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में, यानी कि 1950 से लेकर के और 1989 तक, 1950 से लेकर के 1989 तक सिर्फ एक ही सीईसी हुआ करते थे। लेकिन 1989 से लेकर के राष्ट्रपति ने 1990 तक एक सीईसी तो थे ही, साथ में इन्होंने 2 ईसी इलेक्शन कमिश्नर का प्रावधान किया। लेकिन 1990 से लेकर के और 1993 तक यह फिर से एक सीईसी के साथ में एक सदस्यीय हो गया। लेकिन 16 अक्टूबर 1993 से यह फिर से है एक सीईसी, और साथ में मिलेंगे 2 ईसी। ये यानी कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। अब इनके बारे में, नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे नियुक्ति के बारे में तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन इसके मामले में थोड़ा सा याद रखना है, मुझे जो बात याद आ रही है वो बात क्या याद आ रही है कि दरअसल एक केस हुआ था, और उस केस का नाम है अनूप कुमार वर्णवाल। और इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। दरअसल एक सलाहकारी कोलेजियम मंडल की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सलाहकारी मंडल होगा जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, जिसमें सीजेआई स्वयं होंगे, प्लस प्रधानमंत्री होंगे, और प्लस लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। और इन तीनों की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। लेकिन राज्यसभा में विधेयक आ चुका है भाई, इस वाले सेगमेंट को परिवर्तित करके
मोदी सरकार करने वाली है, मोदी सरकार कर रही है, और वो कर रही है कि जो सलाहकारी मंडल होगा, सलाहकारी जो मंडल होगा, ये सलाहकारी मंडल होगा, इसमें होंगे भारत के प्रधानमंत्री प्लस पीएम द्वारा कोई मंत्री नियुक्त किया जाएगा, और साथ में लोकसभा में विपक्ष का नेता, और इनकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। अभी तो यही लागू है, अगर संसद परिवर्तन कर देती है तो वह ये लागू हो जाएगा, क्योंकि वह लेकर के आई है संशोधन विधेयक। अगर कार्यकाल पर चर्चा करें तो कार्यकाल इनका होता है भाई, कार्यकाल पर अगर चर्चा करें तो भारत के सीईसी और प्लस ईसी का जो कार्यकाल होता है वो दोनों का मिलाकर के, तीनों का मिलाकर के कितना होता है भाई, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। लेकिन अगर बात करें कि इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, तो यानी कि अगर इनके हटाने वाली बात आ जाए, यानी कि कैसे इनको हटाते हैं, तो अगर आप देखोगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सीईसी को कौन हटाता है, तो सीईसी को संसद विशेष बहुमत से हटाती है, संसद विशेष बहुमत से हटाती है, संसद विशेष बहुमत जो विधेयक होता है उससे हटाती है। लेकिन ईसी को हटाने के लिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सीईसी, ये संविधान में लिखा हुआ है बेटा, राष्ट्रपति सीईसी की अनिवार्य सलाह पर ईसी को क्या करेगा भाई, हटाएगा। अब ये जो निर्वाचन कराते हैं, यानी कि इनका जो काम है निर्वाचन कराना, ये किनके कराते हैं, प्रेसिडेंट, इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, और इसके बाद में विधान मंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। इनका काम क्या है भाई, इनके निर्वाचन संपन्न कराना। और देखो ये निर्वाचन का क्या करता है भाई, तो ये जो निर्वाचन है ये 3 शब्द याद रखना है। आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, ये जो निर्वाचन आयोग है ये निर्वाचन का एक तो अधीक्षण करता है और निदेशन और क्या करता है, नियंत्रण करता है, यानी कि डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है। ये बात, और बातें चर्चा करते हैं, और बातों पर चर्चा हमारी आपको ऐप पर मिलेगी उत्कर्ष के। जैसे अगला अगर आप देखोगे तो अगला संवैधानिक संस्थान आपको देखने को मिलेगा, यानी कि संवैधानिक संस्था के बारे में अगर बात करें तो आपको संवैधानिक संस्था मिलेगी और वो है CAG कैग के बारे में। और अगर आप कैग के बारे में देखोगे तो आपको ये मिलेगा भाग 5 के बाद में अगर आप अध्याय देखेंगे तो अध्याय भी मिलेगा आपको 5, और अगर आप इसमें अनुच्छेद देखेंगे तो आर्टिकल मिलेगा 148 से लेकर के 151 तक। 148 में आर्टिकल 148 में CAG कैग के बारे में लिखा हुआ है। इसी तरह से आर्टिकल 149 देखेंगे तो इसके कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है, जो संसद इसको प्रदान कर सकती है। और इसी तरह से आर्टिकल 150 को देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्ट का तरीका कौन बताएगा भाई, भारत के राष्ट्रपति बताएंगे। और आर्टिकल 151 में देखेंगे तो 151 में क्या लिखा हुआ है भाई कि ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं भाई, केंद्रीय वाली राष्ट्रपति को देते हैं, और राज्य वाली किसको सौंपते हैं भाई, ये देते हैं किसको भाई, राज्यपाल को। अब अगर इनकी नियुक्ति के बारे में संरचना देखेंगे तो संरचना में यह भाई एक ही CAG है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, CAG कैग जिसको बोला जाता है। नियुक्ति कौन करेंगे भाई, नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। ये अपना इस्तीफा किसको देंगे भाई, ये इस्तीफा देंगे किसको भाई, राष्ट्रपति को। अगर आप इनकी शपथ देखेंगे तो इनकी शपथ का उल्लेख है भाई 3री अनुसूची में। ये 3री जो अनुसूची है, 3री अनुसूची, हाँ भाई यहाँ पर दी गई है। और क्या लिखा गया है, वही शपथ लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज लेता है, वही शपथ किसकी है भाई, CAG कैग की है। अगर कार्यकाल देखेंगे तो कार्यकाल कितना मिलेगा आपको, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और हटाता कौन है भाई, संसद विशेष बहुमत से। संसद विशेष बहुमत से क्या कर सकती है भाई, विशेष बहुमत से हटा सकती है।
विशेष बहुमत से हटा सकती है, संसद विशेष बहुमत से क्या कर सकती है भाई, हटा सकती है। इसी तरह से अन्य संस्थान को देख लीजिए, जैसे भाई संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखिए। साथ में तथा राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखिए भाई, संघ लोक सेवा आयोग और साथ में क्या देखिए भाई, राज्य लोक सेवा आयोग। और संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ में क्या देखिए भाई, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा भाग 14, यानी कि भाग 14 मिलेगा, भाग 14 मिलेगा। और भाग 14 में अगर आप देखेंगे अनुच्छेद, यानी कि आपको आर्टिकल मिलेगा, और वो आर्टिकल मिलेगा, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिलेगा भाई, 315 से लेकर के 323 के बीच में, 315 से लेकर के 323 के बीच में भाग 14 में आपको संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में मिलेगा। लेकिन इसके थोड़ा सा इतिहास पर चर्चा करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसका इतिहास देखेंगे, यानी कि इतिहास पर अगर चर्चा करें, इतिहास पर चर्चा करें तो अगर कभी आपसे सवाल पूछे कि कलेक्टर का पद कौन लाया था, कलेक्टर का पद कौन लाया, पद कौन लाया, तो आपको याद रखना है कलेक्टर का पद लाने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग भारत में लाया था कलेक्टर का पद। इसके बाद में अगर देखेंगे तो 21 अप्रैल 1793 को आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना, आईसीएस की स्थापना कहां पर की गई थी भाई, आईसीएस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और इसी वजह से कॉर्नवालिस जनक हो गया था, कॉर्नवालिस जनक हो गया था। और जनक किसका हो गया था भाई, आईसीएस का क्या हो गया था, जनक हो गया था। आगे चल करके 1833 में प्रावधान किया कि भारतीयों को आईसीएस में शामिल करते हैं, आईसीएस में शामिल का प्रावधान किया। 1833 में प्रावधान किया कि भारतीयों को शामिल किया जाएगा, लेकिन कंपनी के जो निवेशक थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसने विरोध कर दिया। तो यानी कि कंपनी के मालिकों के विरोध की वजह से क्या ले लिया भाई, वापस ले लिया। यानी कि भारतीयों को प्रावधान मिलते मिलते रह गया। और आगे चल करके क्या हुआ भाई, 1853 में ये जो आईसीएस है, इस आईसीएस का सबसे पहले याद रखना है क्या किया गया भाई, लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया, लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया। कहा गया कि आईसीएस की अब लिखित परीक्षा होगी। साथ में बेटा, साथ में ये कहा गया कि भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। तो भारतीयों को शामिल करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब इसी में याद रखना है 1854 में पहला सिविल सेवा आयोग बना और इसके अध्यक्ष बने और उनका नाम था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला सिविल सेवा आयोग बना। और इसने कहा कि शामिल होने की उम्र 1823 वर्ष, बीच में 21 भी की गई थी भाई शामिल होने का। और इसी वजह से आईसीएस की पहली लिखित परीक्षा और ये पहली लिखित परीक्षा हुई थी 1855 में। और कहाँ पर आयोजित हुई भाई, लंदन में। अब सवाल ये आता है कि सवाल मेरे को ये जवाब दीजिए कि ऐसे पहले भारतीय का नाम बताइए कि किस सन में, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, किस सन में पहले भारतीय थे जो कलेक्टर बने थे, उसकी डेट का चयन करना है। तब तक के लिए मैं बीच में आता हूं, आप अपना विचार सोचते रहिए और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं
यह दिवाली खुशियों वाली क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, यह दिवाली खुशियों वाली क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। बहुत शानदार। अभ्यर्थियों की बेहद मांग पर आ गया है उत्कर्ष ऐप पर दिवाली महाधमाका, और यह दिवाली महाधमाका जो चल रहा है 15 नवंबर तक, और यह अंतिम 2 दिन है भाई, अंतिम 2 दिन है। अगर आप इस छूट को लाभ लेना चाहते हैं तो इन 2 दिनों के बाद यानी कि 15 नवंबर के बाद इस धमाके का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इस धमाके के लिए, महाधमाके के लिए आज ही आप जाइए और ऐप पर डाउनलोड करिए उत्कर्ष ऐप को, और उत्कर्ष ऐप जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो उसको लॉग इन करिए, और वहां पर देखेंगे कि ये जो छूट वाला धमाका चल रहा है उसको क्लिक करिए। और इस धमाके के साथ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, अप टू 90%, यानी कि एकदम मां लक्ष्मी ने एकदम हमारे लिए खोल दिया है अपना खजाना, 90% तक छूट का है बहाना, और साथ में उत्कर्ष दे रहा है आपको फ्री टेस्ट सीरीज, और वो भी 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में, यानी कि और 6 महीने आपको वैलिड रहने वाला है। इस वजह से मैंने लास्ट में भी बोला था कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। तो अब आपको चौहान की तरह चूकना नहीं है, अब आपको जाना है और डाउनलोड करना है उत्कर्ष ऐप को, और वहां से इस धमाके को फोड़ना है धाए से, और बढ़िया दिवाली के बाद भी जश्न के साथ में मनाना है। तो आपको ये डाउनलोड करना ना भूलें उत्कर्ष ऐप को, और इस लाभ को प्राप्त करें। हम आते हैं यहां पर, और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो भारतीय जो आईसीएस बने, पहले भारतीय जो आईसीएस बने जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो बने थे 1863 में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भैया। आगे चल करके इन आईसीएस का भारतीयकरण किया गया, और ये जो भारतीयकरण किया गया था यानी कि 1922 में प्रयागराज में, यानी कि प्रयागराज में पहली लिखित परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा हुई 1919 के अधिनियम के तहत ये परीक्षा आयोजित हुई थी। और आगे चल करके 1923-24 में ली आयोग बना, और ली आयोग बनने के बाद में इसकी सिफारिश पर 1926 में बना केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। और ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना, जाकर के 1937 में इसका नाम हो गया संघीय लोक सेवा आयोग। और याद रखना है 1935 के ही अधिनियम से लोक सेवाओं की स्थापना हुई, और इन लोक सेवाओं की स्थापना हुई, और इन्हीं लोक सेवाओं में स्थापित हुए पीएससी की स्थापना की गई। आगे चल करके 1947 आया, 1947, और 1947 में जो आईसीएस जिसका जनक कॉर्नवालिस था, इनका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया आईएएस, और आईएएस के जनक बने, और उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार पटेल को इसी वजह से प्रशासनिक सेवाओं को इतना मजबूती देने की वजह से यह नाम गांधी जी ने दिया था लौह पुरुष, यानी कि लोहे का पुरुष यह नाम मिला था। तो आईसीएस के जनक है कॉर्नवालिस, और आईएएस के जनक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ में हुआ क्या, फिर इसके बाद भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो आर्टिकल 315 देख लीजिए, और वहां पर मिलेगा यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में। इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उत्कर्ष ऐप पर। मैं आप सभी लोगों से विदा ले रहा हूं। यह दिवाली के उत्सव के बाद का धमाका है, जो धमाका आपके लिए उत्कर्ष लेकर के आया है। आप आज ही जाइए और उत्कर्ष ऐप में इस धमाके का लाभ लेना ना भूलिए, और यह आपको आईफोन वालों को भी मिलेगा और एंड्रॉयड वालों को भी मिलेगा। उनको जाकर के डाउनलोड करना है और वहां से इस धमाके का फायदा उठाना है। इस धमाके से आप भी धमाकेदार होंगे और हम भी धमाकेदार होंगे।
इसी खुशी के साथ कि हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे, उत्कर्ष आपको बहुत सारी चीज़ें लाता रहेगा। मैं आज तो आपसे विदा लूँगा, लेकिन बहुत सारी बातें जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जब जब एग्ज़ाम का समय आता जाएगा तो हम आप तक पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे और आपकी तैयारी को आसान बनाते रहेंगे। लेकिन आज तो समय हो गया है कि मुझे चलना चाहिए। मैं आज आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।